Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope that you all are fine and must be in great health. I hope that आप सबको feedback मिल चुका है. Most of your assignments have been marked, have been checked by me. जो जो मेरी नज़र से गुजरी हैं, जो जो मेरे सामने आती गई हैं आपके Facebook ग्रुप के थ्रू, वो सब मार्क्ड हो चुकी हैं. नाउ अगर किसी की कोई असाइनमेंट रहती है तो काइंडली अपने फेसबुक जस्ट आपने पोस्ट की है फेसबुक ग्रुप में, उसका लिंक मेरे साथ शेयर कर दीजिए. आइदर सुमन के साथ शेयर कर दें या मेरे साथ शेयर कर दीजिए. फेसबुक पे आप लोग टैग कर दें मुझे. तो आई विल चेक, आई विल मार्क द वंस विच आर लेफ्ट. मेरी तरफ से सब चेक्ड हैं. सेकेंडली हम एकेडमिक राइटिंग को थोड़ा सा टच करेंगे बिफोर मूविंग टूवर्ड्स योर क्वेश्चन आंसर सेशन. तो आपके जो भी सवालात हैं रिलेटेड टू हमारे प्रीवियस लेक्चर्स, आप वो मुझसे आज पूछेंगे, ठीक है. बट बिफोर स्टार्टिंग दैट सेशन मैं आपके 15 से 20 मिनट लूंगी ताकि हम एकेडमिक राइटिंग को थोड़ा सा व्यू कर सकें. सो आर यू ऑल रेडी फॉर दिस लेक्चर? डू लेट मी नो. ग्रेट. चलें जी, लेट्स बिगिन देन. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सो हमारा आज का जो टॉपिक है जिसको हम देखने वाले हैं वो है एकेडमिक राइटिंग. नाम से पता चल रहा है ऐसी राइटिंग्स जो कि एकेडमिक पर्पसेस के लिए लिखी जाती हैं, एकेडमिक राइटिंग कहलाती है, ठीक है. तो इसकी कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं जिनको आज हम हाईलाइट करेंगे. एकेडमिक राइटिंग, ठीक है. लेट मी बोल्ड इट टैड बिट. अच्छा बच्चों, आप सबकी असाइनमेंट में जो एक कॉमन मिस्टेक मुझे नजर आई है, मोस्ट ऑफ यू आर राइटिंग सो नाइस माशाल्लाह, बट सम ऑफ यू पीपल स्टिल नीड टू अंडरस्टैंड कि जो टेक्स्ट अलाइनमेंट है वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जब आप काम कर रहे होते हैं, ठीक है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप टेक्स्ट की अलाइनमेंट का ख्याल रखें. पैराग्राफ अलाइनमेंट, यहाँ पे आपके पास बुलेट्स हैं, लिस्ट्स हैं, लाइन स्पेसिंग एंड पैराग्राफ स्पेसिंग का ऑप्शन है, यहाँ पे अलाइनमेंट है. तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखा करें जब आप काम कर रहे होते हैं. फॉर्मेटिंग करके, प्रूफ रीड करके मुझे असाइनमेंट सबमिट कराया करें. सो जब आपने कंटेंट लिख लिया है, उसको प्रूफ रीड कर लिया है, उसकी फॉर्मेटिंग कर ली है, एक दफ़ा दोबारा उस पर नज़र दौड़ाएं कोई कमी बेशी तो नहीं है, उसके बाद मेरे पास सबमिट कीजिए, ठीक है. एंड यू ऑल आर डूइंग सो गुड जॉब. सो ब्रावो एवरीबॉडी. आप सबको फीडबैक भी मिल गए हैं, काफ़ी एक्सटेंसिव फीडबैक थे. जहाँ पे मुझे लगा था कि मुझे हाईलाइट करनी चाहिए मिस्टेक्स, मैंने की हैं. जहाँ पे मुझे लगा दैट यू गाइज आर ऑलरेडी डूइंग वेल, तो वहाँ पे मैंने अप्रिशिएट किया है. ओके. सब देखते हैं कि देखते हैं कि एकेडमिक राइटिंग क्या होती है. अच्छा, सो एवरी राइटिंग, व्हाट इज एकेडमिक राइटिंग, पहले उसकी थोड़ी सी डेफिनेशन को हम देख लेते हैं, ठीक है. सो एकेडमिक राइटिंग जो है वो टाइप ऑफ राइटिंग है, ठीक है, जो कि कम्युनिकेट करती है. क्या कम्युनिकेट करती है? कम्युनिकेट करती है आइडियाज को, इंफॉर्मेशन को, ठीक है, और कम्युनिकेट करती है किसी भी रिसर्च को इन क्लियर एंड प्रिसाइज लैंग्वेज, ठीक है. सो हर वो राइटिंग जो कम्युनिकेट करती है आइडियाज को, इंफॉर्मेशन को और रिसर्च को एक स्पेसिफिक पर्पस के साथ एक क्लियर लैंग्वेज में, उसे हम कहते हैं एकेडमिक राइटिंग, ठीक है. ओके. अब एकेडमिक राइटिंग दो तरह की होती है. बेसिकली इसकी कितने टाइप्स हैं? देयर आर टू टाइप्स. टाइप नंबर 1 हमारी है वो राइटिंग जो कि स्टडी पर्पसेस के लिए की जाती है, ठीक है. स्टडी पर्पसेस के लिए की जाती है, जिसमें आपके डिसर्शंस होते हैं, आपके लिटरेचर रिव्यू होते हैं, जिसमें आपके टेस्ट्स होते हैं, ठीक है. जिसमें आप अकेडमिकली अपनी सबमिशंस करा रहे होते हैं, असाइनमेंट्स पब्लिश कर रहे होते हैं, या बहुत सारी चीज़ें जो आप एज अ स्कूल गोइंग, कॉलेज गोइंग, यूनिवर्सिटी गोइंग पर्पस अपने प्रोफेसर्स के लिए करते हैं, तो वो आपकी एकेडमिक राइटिंग होती है, ठीक है. सो स्कूल और उसके दौरान में जितनी भी की गई राइटिंग है, आइदर वो टेस्ट है, असाइनमेंट है, वेकेशन वर्क है, नोट्स हैं, जो भी चीज़ है वो आपकी एकेडमिक राइटिंग उस जुमरे में आती है. देन देयर कम्स एक एक्सपर्ट एकेडमिक राइटिंग होते हैं. एक्सपर्ट एकेडमिक राइटिंग बेसिकली वो टाइप है जिसमें आप पब्लिश करते हैं अपने टास्क को, जिसमें आप क्या करते हैं, जिसमें यू पब्लिश यू पब्लिश व्हाट एग्जैक्टली, यू पब्लिश जर्नल्स, ठीक है, यू पब्लिश रिसर्च पेपर्स,
ठीक है, यू पब्लिश डिसर्टेशंस, ठीक है, यू पब्लिश लिटरेचर रिव्यू, ओके। सो हर वो चीज जो आप वेल रिसर्च्ड बेस या वेल रिसर्च पेपर्स जो कि टोटली रिसर्च्ड पर्पसेस के लिए लिखे जाते हैं, जिनमें एविडेंस होता है, जिसमें साइटेशंस होती हैं, जिन्हें पब्लिश किया जाता है ऑन अ बिगर लेवल, ऑन अ लार्जर लेवल, वो हमारी एक्सपर्ट एकेडमिक राइटिंग में आती है। पर आप जो भी एकेडमिक राइटिंग करें, चाहे वो एक्सपर्ट राइटिंग है, चाहे वो स्टूडेंट लेवल वाली राइटिंग है, इट हैज टू फॉलो द सेम फॉर्मेट, ठीक है। सो उनकी जो लैंग्वेज है वो सेम है, उनका तरीका कार लिखने का थोड़ी सी टाइप ऑफ पब्लिकेशन पे डिपेंड करता है, थोड़ा सा डिफरेंस आता है, बट मोस्ट ऑफ द क्राइटेरिया एवरीथिंग इज सेम, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आ गई कि हर वो चीज, हर वो राइटिंग का पीस जो आइडिया कम्युनिकेट कर रहा है, रिसर्च कम्युनिकेट कर रहा है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट कर रहा है, वो है एकेडमिक राइटिंग। एकेडमिक राइटिंग के दो तरीकेकार हैं, दो टाइप्स हैं। एक एकेडमिक राइटिंग स्टडी पर्पजेस के लिए की जाती है, जहाँ पे आप सबमिशन करवाते हैं, और एक एक्सपर्ट एकेडमिक राइटिंग होती है जिसमें आप पब्लिश करते हैं, प्रॉपर पब्लिश करते हैं जर्नल्स को, रिसर्च पेपर्स को, डिसर्टेशन सॉरी, लिटरेचर रिव्यूज हैं, रिसर्च पेपर्स हैं, ठीक है। दोनों का तरीकेकार लिखने का ऑलमोस्ट सेम ही है। ओके, यस, नाउ हम देखते हैं कि क्या तरीकेकार है, कौन से वो फीचर्स होने चाहिए। सो फीचर्स को डिस्कस कर लेते हैं। फीचर्स क्या होने चाहिए आपके एकेडमिक राइटिंग के। ओके, सो फीचर्स ऑफ एकेडमिक राइटिंग को हम लिस्ट कर लेते हैं। सो हमारे पास एक फीचर है जो कि है स्ट्रक्चर का, ठीक है, स्ट्रक्चरल। सो जो पहला फीचर है वो कहता है कि आपकी हर एकेडमिक राइटिंग का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होना चाहिए, ठीक है। एकेडमिक राइटिंग का एक क्लियर स्ट्रक्चर होना चाहिए। सो व्हाट डज इट क्लेम, इट सेज, या वो आपसे चाहता है कि एक क्लियर स्ट्रक्चर फॉलो हो आपकी एकेडमिक राइटिंग का, जिसका मतलब है कि एक प्रॉपर सेक्शन बना हुआ हो, एक अच्छा इंट्रोडक्शन हो, सब हेडिंग्स हो, मेथड दिया हुआ हो, रिजल्ट दिया हुआ हो, टेबल्स हो, साइटेशंस हो। सो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर आप फॉलो करें। हम इस स्ट्रक्चर को अभी प्रैक्टिकली भी देखेंगे। इसके अलावा स्ट्रक्चर जो है वो डिपेंड करता है यॉनरे के ऊपर। नाउ व्हाट इज अ यॉनरा, यॉनरा मींस टाइप। सो डिफरेंट टाइप ऑफ रिसर्च पेपर डिमांड्स अ डिफरेंट स्ट्रक्चर। फॉर एग्जांपल, रिसर्च पेपर का एक अलग स्ट्रक्चर होगा, लिटरेचर रिव्यू का एक अलग स्ट्रक्चर होगा, जर्नल का भी एक अलग स्ट्रक्चर होगा, ठीक है जी। हाँ जी, तो इस तरह से आपका स्ट्रक्चर है, और वो स्ट्रक्चर भी बेस्ड करता है यॉनरा के ऊपर। यॉनरा मीन्स टाइप, ठीक है, यॉनरा मीन्स डिफरेंट टाइप। So different type of paper, different type of research paper demands a different structure, but every research paper should follow some clear structure. Okay? अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास रिपोर्ट है, हमारे पास कोई भी रिपोर्ट आ जाती है डेंगू वायरस पे, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये रिपोर्ट आपके लिए निकाली, जस्ट टू गिव यू अ शॉर्ट एग्जाम्पल। विजिबल है सबको, ठीक है। सो ये NIH, सॉरी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है, और बेशुमार रिपोर्ट्स ये पब्लिश करते हैं, ठीक है जी। तो अब क्या होता है कि आप जब भी रिपोर्ट लिखते हैं उसका एक अलग स्ट्रक्चर होता है। अब हर रिसर्च पेपर में, या हर जर्नल में, या हर लिटरेचर रिव्यू में, या जो भी एकेडमिक राइटिंग आप करें उसमें आप हमेशा एब्स्ट्रैक्ट नहीं देते। आप सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट देते हैं रिसर्च पेपर में, आप एब्स्ट्रैक्ट देते हैं रिपोर्ट्स में, आप एस्पेक्ट्स ये एब्स्ट्रैक्ट देते हैं जब आप कोई रिसर्च पेपर को पब्लिश करने लगे। उसके अलावा एकेडमिक राइटिंग में हर जगह एब्स्ट्रैक्ट नहीं होता। सो ये स्ट्रक्चर का डिफरेंस है टाइप की बेसिस पे। जर्नल है तो उसमें एब्स्ट्रैक्ट आएगा, लिटरेचर रिव्यू है तो उसमें एब्स्ट्रैक्ट नहीं आएगा, ठीक है, और ऐसे है तो उसमें एब्स्ट्रैक्ट नहीं आएगा, ठीक है। डिफरेंट एक पैराग्राफ लिखा हुआ है तो उसमें एब्स्ट्रैक्ट नहीं आएगा, जो आप असाइनमेंट्स लिख रहे हैं उसमें एब्स्ट्रैक्ट नहीं आएगा। सो रिसर्च बेसिस पेपर्स में एब्स्ट्रैक्ट आता है, स्टडी बेसिस पेपर्स में, असाइनमेंट्स वगैरह में आप एब्स्ट्रैक्ट नहीं लिखते। यूजली लिख लें तो अच्छी बात है, पर ज़रूरी नहीं है। सो एब्स्ट्रैक्ट लिखेंगे सबसे पहला स्ट्रक्चर, अगर आप रिपोर्ट का देखो, उसके बाद जो आपने कीवर्ड्स इस्तेमाल किए हुए हैं आप वो देखते हैं, ओके।
उसके बाद क्या होता है, आप एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन देते हैं जिसमें आप प्रॉपरली इंट्रोड्यूस करते हैं 12 से 15 लाइनों में कि जनाब व्हाट इज इट दैट वी आर टॉकिंग अबाउट. सो द डेंगू वायरस, अ मेंबर ऑफ द जेनस फ्लेवरस ऑफ द फैमिली, फ्लावीवायरस ऑफ द family, Flaviviridae is an arthropoda-borne virus that includes 4 different serotypes, den 1, den 2, den 3, den 4. अब जो उसकी टाइप ऑफ फैमिली है, जो उसमें से डिफरेंट टाइप्स निकलती हैं वायरस की, हमने वो भी जिक्र किया है. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कंसीडर किया है डेंगू को एज अ मेजर ग्लोबल पब्लिक हेल्थ चैलेंज इन द ट्रॉपिक एंड सब ट्रॉपिक नेशंस. Dengue has seen a 30-fold upsurge worldwide between 1960 and 2020 due to increased population growth rate, global warming, unplanned urbanization, inefficient mosquito control, frequent air travel, and lack of healthcare facilities. ठीक है? ओके. नाउ व्हाट इज दिस. जो भी उन्होंने रिपोर्ट यहाँ पे सबमिट कराई है, क्योंकि उन्होंने डब्ल्यूएचओ का नाम लिया है, तो उन्होंने यहाँ पे साइटेशन भी दी हुई है. सो थर्ड वाली जो साइटेशन है, उन्होंने कहाँ से ली है, उन्होंने ली है गबलर डेजी डेंगी एंड डेंगी हेमोरिक फीवर. यहाँ पे अगर आप जाएं तो उनका आर्टिकल रीड कर सकते हैं. तो दिस दिस इज व्हाट वी कॉल साइटेशन. सो अगर आपने ये पीस ऑफ इंफॉर्मेशन लिया है कहीं से, किसी पेपर से आपने देख के पढ़ा है, तो यू आर गोइंग टू गिव अ साइटेशन एट द एंड ऑफ द सेंटेंस. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर इसको कॉपी कर लेती हूँ और आपको इसका साइटेशन देने का एक लिंक, एक तरीकाकार बता देती हूँ. अच्छा, आप कभी भी कॉपी नहीं करते, मैं सिर्फ आपको सिखाने के लिए बता रही हूँ. सो आई एम गोइंग टू ओपन another document. ठीक है. चलो जी. Let me give it a good heading. Let me make it aligned properly. Font change. Make it black. क्योंकि ये गलतियां आप लोग कर रहे हैं, इसलिए मैं भी इनको हाईलाइट कर रही हूँ. ठीक है. और इसको हम कर देते हैं टाइम्स न्यू रोमन में, जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए. अदरवाइज वी रियली डोंट हैव टाइम टू डू ऑल दीज थिंग्स अभी. अच्छा जी. अच्छा, मैंने क्या किया था, मैंने इंट्रोडक्शन कॉपी कर दिया था. इंट्रोडक्शन कॉपी कर दिया था. अच्छा, एक और चीज़, एकेडमिक राइटिंग में आप लोग जब असाइनमेंट्स अपने लिख रहे थे, ब्लॉग्स लिख रहे थे, तो आप इंट्रोडक्शन की जगह टाइटल लिख रहे थे ना, एक अच्छा सा कैची से हेडलाइन लिख रहे थे. यहाँ पे आप इंट्रोडक्शन को इंट्रोडक्शन ही लिखते हैं. वाई इज इट सो, इज इट इम्पोर्टेंट? क्योंकि आपने बताना होता है दैट आई एम इंट्रोड्यूसिंग माई टॉपिक हेयर. ठीक है. जो पहली हेडिंग होती है उसका नाम इंट्रोडक्शन ही होता है एकेडमिक राइटिंग्स में. अच्छा, मैंने यहाँ पे साइटेशन देनी है. सो मैं कहाँ जाऊंगी, मैं रेफरेंसेस में जाऊंगी, इंसर्ट साइटेशन करूंगी. ठीक है. ऐड न्यू सोर्स. अब अगर मैं वेबसाइट से साइट कर रही हूँ तो टाइप ऑफ सोर्स वेबसाइट रखनी है, अगर मैं जर्नल से कर रही हूँ तो टाइप ऑफ सोर्स जर्नल आर्टिकल रखना है. गॉट माई पॉइंट. ठीक है. अब हम वापस जाएंगे. सो हमारे पास ये जो आर्टिकल है, ये बेसिकली इसका नाम है डेंगू वायरस अ ग्लोबल ह्यूमन थ्रेट रिव्यू ऑफ लिटरेचर. इसको मैं यहाँ से कॉपी कर रही हूँ. ठीक है. एंड आई एम गोइंग टू पेस्ट इट ओवर हियर टाइटल पे. ठीक है. ऑथर कौन है, लेट्स फाइंड आउट. ऑथर हैं हमारे ये सारे लोग. तो हमने इनका नाम एज इट इज कॉपी करके शेयर कर देना है, पेस्ट कर देना है हमारी यहाँ पे ऑथर्स में. सो ये कॉर्पोरेट ऑथर हैं. अगर वन और वन से ज्यादा ऑथर हो, मोर देन वन हो, तो कॉर्पोरेट ऑथर कहलाते हैं. ठीक है. अच्छा जनाब, जर्नल क्या है, जर्नल का नेम क्या है यहाँ पे, JISPCD. 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 या आई गेस ये वाला है. नहीं, इसकी कलेक्शंस यहाँ पे दी हुई हैं. जर्नल JISPCD है. मैं आपको चेक करके बताऊंगी कि मोबाइल में ये ऑप्शन आती है या नहीं आती, बिकॉज मैंने अभी तक मोबाइल पे बनाई नहीं है. सो आई हैव नो आइडिया. मैं देख कर आपको बताती हूँ. जनवरी टू फरवरी 2016.
ईयर क्या है, 2016 है। और कितने पेजेस हैं, लेट्स सी, हमारे पास पेजेस हैं, ना 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 ना, वेयर आर द पेजेस, यहाँ पे अक्सर आपके पास पेजेस गिवन होते हैं। टेबल 3, टेबल 4। ओके, अगर आपको पेजेस यहाँ पे नहीं मेंशन, देयर आर ऑलवेज पेजेस मेंशन, अगर नहीं हुए हुए तो स्किप इट। अपनी तरफ से कोई गलत चीज नहीं लिखनी, अगर नहीं मेंशन सो डोंट राइट, ओके, फाइन। सो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसको ओके कर देंगे। तो ये हमारी साइटेशन आ गई, ठीक है, गॉट माई पॉइंट, राइट। सो दिस इज हाउ यू इंसर्ट द साइटेशन। और जब आप अपना पूरा लिख लेंगे अपना असाइनमेंट, तो जितनी जितनी साइटेशंस डाली हुई होंगी एंड में वो रेफरेंसेस दे देने हैं आपने। वो कैसे देंगे, आप दोबारा से इधर जाएंगे बिब्लियोग्राफी के ऑप्शन में और नीचे रेफरेंसेस पे क्लिक कर देंगे, तो जितने रेफरेंसेस होंगे वो ऑटोमेटिकली नीचे अपडेट हो जाएंगे। सो आफ्टर राइटिंग द होल ऑफ योर एकेडमिक पेपर, आप इस तरह से सारी रेफरेंसेस को इकट्ठा कोट कर सकते हैं। तो अगर किसी को नहीं पता, यू कैन डू दिस। अच्छा जी, सो एक स्ट्रक्चर फॉलो अप हो रहा है यहाँ पे, क्लासिफिकेशन है, यानी इंट्रोडक्शन के बाद आप अपना मेथड डिस्कस करते हैं, रिजल्ट डिस्कस करते हैं। इसके अलावा आप जो हैं कंक्लूजन लिखते हैं, पिक्चर्स ऐड करते हैं, टेबल्स ऐड करते हैं, एंड देन यू आर गुड टू गो। ठीक है, सो ये कंक्लूजन आ गया आपके पास, और कंक्लूजन के बाद आपके पास रेफरेंसेस आ जाते हैं। तो इस तरह से सारे रेफरेंसेस आपको एंड में शो होना स्टार्ट हो जाते हैं, अगर आप बिब्लियोग्राफी के नीचे वाला ऑप्शन यानी रेफरेंसेस पे क्लिक कर दें तो। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू डू इट। अच्छा जी, 6 पेजेस थे आयशा। चलो हम इसको यहाँ पे अपडेट भी कर देते हैं कि हमारे पास 6 पेजेस थे। एनी हाउ, सो हम बात कर रहे थे स्ट्रक्चर्स की, वेयर वर वी, हाँ। एक स्ट्रक्चर होता है, क्लियर स्ट्रक्चर योनरा को डिफाइन कर रहा होता है, ठीक है। उसके बाद हम इट हैज़ टू बी प्रिसाइज। ठीक है, प्रिसाइज मीन कि एक आप क्लियर लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, इजी लैंग्वेज, ऐसी लैंग्वेज जो हर कोई अंडरस्टैंड कर सके, लेकिन अगर आप मेडिकल पर्पसेस के लिए लिख रहे हैं तो आपकी लैंग्वेज साइंटिफिक लैंग्वेज होगी। सो अपने यॉनरा को देखते हुए अपनी लैंग्वेज का चुनाव कीजिए, और उसको इस तरह से यूज़ करें कि सबकी बात समझ में भी आ जाए। अगर कोई मेडिकल अवेयर पर्सन नहीं है, मेडिकल लैंग्वेज साइंटिफिक लैंग्वेज उसको इतनी नहीं आती, स्टिल वो भी रीड करके अंडरस्टैंड कर सके। सो डोंट राइट टू मच कॉम्प्लिकेटेड। अगर आपको ऐड करनी भी है कोई मेडिकल टर्म्स, तो उसको साइट ज़रूर कर दें, हाइपर लिंक दे दें, विकिपीडिया का सोर्स दे दें जहाँ से उसको मीनिंग मिल जाए। ठीक है, एंड देन कोहेरेंस होनी चाहिए। कोहेरेंस कहते हैं कि एक आइडिया का लिंक दूसरे आइडिया से मिले। सो देयर शुड बी अ लॉजिकल लिंक और कनेक्शन बिटवीन टू आइडियाज। पहले पैराग्राफ में अगर आपने एक आइडिया डिस्कस किया है तो लॉजिकली उसको लिंक करें दूसरे पैराग्राफ के साथ। ठीक है, तो अगर आपने मेथड नंबर 1 इंट्रोड्यूस करवाया है एक पैराग्राफ में, तो पैराग्राफ नंबर 2 में जब आप मेथड नंबर 2 इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, तो पैराग्राफ 1 में आखिरी लाइन में बता दें कि इन द सेकंड मेथड वी डू दीज ट्रीटमेंट्स, ताकि जब मेथड 2 आप बच्चा पढ़ रहा है या कोई भी पढ़ रहा है तो उसे पता हो कि हाँ जी हम इसी चीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं। सो देयर शुड बी अ क्लियर लॉजिकल कनेक्शन और अ लिंक बिटवीन टू आइडियाज, बिटवीन टू पैराग्राफ्स, टू आइडियाज। और मैं यहाँ पे पैराग्राफ भी लिख रही हूँ ताकि आपको याद रहे। ठीक है, देन वेट, यस, एंड द फोर्थ पॉइंट इज कि एक अच्छा सा बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस होना चाहिए, कैसा बैलेंस होना चाहिए, आपके आइडियाज का एक अच्छा बैलेंस होना चाहिए, लैंग्वेज के साथ, इमेजेस के साथ, क्लैरिटी होनी चाहिए। ठीक है, और यस, कोहेसिवनेस होनी चाहिए। कोहेसिवनेस का मतलब ये होता है कि आपका जो आइडिया है वो डिफरेंट पार्ट्स में अच्छे से यू बताया जा रहा है। सो कोहेसिव मीन्स कि जुड़ी हुई है हर चीज, स्टिक हुई हुई है एक दूसरे के साथ। कोहेसिवनेस का मतलब होता है कि दो चीजें आपस में स्टिक हुई हुई हैं। सो कोहेरेंस और कोहेसिवनेस दोनों एक ही एस्पेक्ट है, लेकिन आप इन दोनों का ख्याल रखते हैं अलग अलग इंडिविजुअली, बिकॉज इट्स इम्पोर्टेंट कि आपके आइडियाज स्टिक्ड हों आपस में। सो देयर शुड बी सम स्टिकीनेस, देयर शुड बी सम काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप
सम काइंड ऑफ कनेक्टिविटी बिटवीन टू आइडियाज। अब उसके लिए आप क्या करते हैं, उसको अचीव करने के लिए आप यूज करते हैं रेफरेंस वर्ड्स। ठीक है, एक्सप्लेन करने के लिए साथ में सिनोनिम्स ऐड कर देते हैं, ताकि अगर किसी को मुश्किल लफ्ज समझ नहीं आ रहा तो वो आसान लफ्ज से रेफर कर ले। या आप ट्रांजिशन वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं क्लैरिटी देने के लिए, सेगमेंट्स प्रोवाइड करने के लिए, सेक्शन देने के लिए। ट्रांजिशन वर्ड्स कौन से होते हैं? ट्रांजिशन वर्ड्स होते हैं फर्स्टली, सेकेंडली, फाइनली, थर्डली। इस तरह के वर्ड्स आप इस्तेमाल करते हैं ताकि प्रॉपरली एक सेक्शन बन जाए चीज़ों का। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू डू इट। अच्छा जी, इमेजिन करें आप इस पूरे सिनेरियो को एक हाउस की तरह। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे एक हाउस ड्रॉ कर सकूं, इमेजिन करें कि ये सारी चीज़ें जो हैं एक घर की तरह हैं। नो, वी डोंट हैव अ हाउस का वो, बट लेट्स जस्ट ट्राई। ठीक है, ठीक है, ये सब एक हाउस की तरह है। एवरीथिंग योर कंटेंट इज लाइक, जो एकेडमिक कंटेंट है वो एक हाउस की तरह है। तो हर हाउस का एक सेगमेंट है ना, सो आपका ये अलग सेगमेंट है, ये अलग सेगमेंट है। हर चीज को बनाने से पहले लॉजिकली आप घर बनाने से पहले प्लान करते हो चीजों को, ऐसे ही है ना। प्लानिंग के बगैर तो घर नहीं बनता, वरना ऐसे घर बनेगा, ऐसे घर बनेगा। सो घर को बनाने से पहले जिस तरह प्लानिंग की जाती है, एक एक एस्पेक्ट पे रिसर्च किया जाता है, उसी तरीके से आप कंटेंट को प्लान करते हो व्हेन यू आर डूइंग द academic writing. Therefore it's very important कि आप अपनी academic writing को properly address करें। ठीक है, अपनी अच्छी और क्लियर लैंग्वेज के साथ। मैं आपके साथ दोबारा शेयर कर देती हूँ रिपोर्ट को, ताकि कनेक्टिविटी रहे और आपको समझ में आ जाए कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। एकेडमिक राइटिंग का एक और एस्पेक्ट है जिसे मैं थोड़ा सा टच करना चाह रही हूँ, वो है ऐसे राइटिंग। ठीक है, ऐसे राइटिंग का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से होता है कि आप एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन लिखते हो, जिसको आप थीसिस स्टेटमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, थीसिस स्टेटमेंट भी बोलते हैं। उसके बाद आपके बॉडी पैराग्राफ्स आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप साइटेशन नहीं देते, तो यहाँ पे आप कोट करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स देते हैं बहुत सारी, एंड देन आप कंक्लूजन की तरफ चले जाते हैं। सिमिलरली जो आपकी रिपोर्ट राइटिंग होती है, जिसमें सारी एकेडमिक राइटिंग्स आ जाती हैं, जिसमें जर्नल राइटिंग, डिसर्शन सब आ जाती है, तो उसमें आप क्या करते हैं, आप सबसे पहले इंट्रोड्यूस करते हैं, एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन देते हैं। इंट्रोडक्शन के बाद आप इंस्टेड ऑफ बॉडी पैराग्राफ आप जाते हैं मेथोडोलॉजी की तरफ। लिटरेचर रिव्यू। ठीक है, जिसमें आप बताते हैं कि आपसे पहले जिस बंदे ने रिसर्च की हुई है, रिपोर्ट राइटिंग में इसको ना स्लैश रिसर्च राइटिंग भी कह देती हूँ, रिसर्च राइटिंग भी कह देती हूँ। ठीक है, रिसर्च राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, इसमें आप इंट्रोड्यूस करते हैं, फिर लिटरेचर रिव्यू देते हैं, जिसमें आप बताते हैं कि पहले इसका बैकग्राउंड क्या है, लोगों ने क्या क्या रिसर्च की हुई है और क्यों आप इस टॉपिक के ऊपर लिख रहे हैं। ठीक है, देन आप अपनी मेथोडोलॉजी डिस्कस करते हैं, जिसमें आपने बताना होता है दैट हाउ विल द रिसर्च कंडक्टेड, आपकी कंडक्ट कैसे होगी रिसर्च। ठीक है, एंड देन आप रिजल्ट्स डिस्कस करते हैं। रिजल्ट्स डिस्कस करते हैं और रिजल्ट्स में आप ऐड करते हैं टेबल्स को। ठीक है, आप ऐड करते हैं इमेजेस को, लेबल्ड इमेजेस को, इमेजेस जो कि लेबल्स हों, लेबल्ड हों। ठीक है जी, और आप उसमें एविडेंस ऐड करते हैं, स्टैट्स ऐड करते हैं, नंबर्स ऐड करते हैं। टेबल्स की बात मैंने कर ली, और क्या होता है, ग्राफ्स ऐड होते हैं। इसमें ऐड होते हैं, मैंने भी एक वर्ड यूज़ किया, इमेजेस, स्टैट्स, ग्राफ्स, एविडेंस। जी हाँ, एविडेंस आप इस्तेमाल करते हैं। एविडेंस आप बेसिकली हर जगह ही यूज़ करते हैं, लिटरेचर रिव्यू में भी देते हैं। और फिर आप कंक्लूजन की तरफ आ जाते हैं। कंक्लूजन के बाद आपने देने होते हैं रेफरेंसेस। ठीक है, तो ये एक स्ट्रक्चर होता है आपका फॉलो जब आप एकेडमिक राइटिंग कर रहे होते हैं। साइटेशन के तरीकेकार मैं समझा चुकी हूँ। अगर किसी को कोई भी कंफ्यूजन है तो प्लीज़ मुझे दोबारा से एक दफ़ा मैसेज कर दे, या चैट बॉक्स को यूज़ करते हुए। रेफरेंस देने के बाद, इंसर्ट करने के बाद, इस बिब्लियोग्राफी ऑप्शन से आप जाके रेफरेंस को इस तरह से कोट कर सकते हैं।
ठीक है, बिकॉज देर आर नो सोर्सेज इन दिस डॉक्यूमेंट, तो मेरे पास कोई रेफरेंस नहीं आ रहा। और यहाँ से अपडेट साइटेशन बिब्लियोग्राफी, यानी जितने भी आप ऐड करते जाओगे वो आपके सामने यहाँ पे शो होता जाएगा। ठीक हो गया। चलो जी, इसको कट कर देते हैं। सो ये थी आपकी एकेडमिक राइटिंग। ओके स्टूडेंट्स, ये मैंने एक आपको इंट्रोडक्शन दे दिया, स्ट्रक्चर समझा दिया दोनों का। अब आपका असाइनमेंट क्या है? असाइनमेंट ये है कि दो स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड इन डूइंग एकेडमिक राइटिंग, बल्कि नहीं, आप सबके लिए है। आप लोगों ने एकेडमिक राइटिंग करनी है, ठीक है, ऑन अ टॉपिक ऑफ डेंगू फीवर, सेम टॉपिक है, या कोविड 19 पे कर लें, चलें। कोविड 19 के ऊपर आप लोगों ने एक अच्छी सी रिसर्च लिखनी है, ठीक है। उसमें आप ये सब चीजें ऐड करेंगे, लेकिन आप हर एस्पेक्ट का एक एक पैराग्राफ ऐड करेंगे। ये जो सारा स्ट्रक्चर मैंने आपके साथ शेयर किया, उसका बस एक एक पैराग्राफ इस्तेमाल करेंगे। टेबल इमेजेस आप खुद अपनी तरफ से ड्रॉ कर सकते हैं, नहीं तो आप रिजल्ट्स ले सकते हैं। कोविड 19 पे बहुत स्टैट्स है, statista.com पे भी लिख सकते हैं। सिर्फ एक एक पैराग्राफ लिखेंगे, ज़्यादा ज़्यादा नहीं लिखना, जस्ट सो दैट मुझे पता हो कि आपको आइडिया मिल गया है। सो आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे एक पैराग्राफ, लिटरेचर रिव्यू लिखेंगे एक पैराग्राफ, मैथडोलॉजी डिस्कस करेंगे कि आपने रिसर्च कैसे कंडक्ट की, लोगों से इंटरव्यू लिया, अखबारात पढ़े, सो वो लिखेंगे एक पैराग्राफ में। रिजल्ट में इमेजेस बनाएंगे, इमेजेस देंगे, टेबल्स बनाएंगे, सब चीज़ें जो भी आप देना चाह रहे हैं। कंक्लूजन एक पैराग्राफ, और रेफरेंसेस 4 से 5 ऐड करने हैं। दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू डू। सो विद दैट हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन आंसर सेशन। वी स्टिल हैव 15 मिनट्स लेफ्ट। आपके जो भी सवाल हैं चैट बॉट्स के थ्रू आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप लोग रेज हैंड कर सकते हैं अगर आपको लाइव कोई क्वेश्चंस पूछने हैं तो। हमारा क्वेश्चन एंड आंसर सेशन है ये। यू कैन आस्क मी क्वेश्चंस रेलिवेंट टू द लेक्चर जो अब तक हमारे हो चुके हैं, एंड आई एम हेयर टू आंसर यू। रेफरेंसेस अगेन रिपीट कर दूं, ठीक है। विक्स पर ऑथर का नेम कैसे चेंज करें? देखें, ऑथर का नेम तो जब आप विक्स पे रजिस्टर कर रहे होंगे, लॉगिन कर रहे होंगे, तो आपने अपनी साइट से लॉगिन किया है ना, जीमेल आईडी से लॉगिन किया हुआ है। तो जीमेल आईडी चेंज कर लें अगर आप अपना नेम चेंज करना चाह रहे हैं, एंड दैट्स हाउ आपका नेम का जो टैग है वो चेंज हो जाएगा। बेटा नेक्स्ट लेक्चर में आप जॉब से रिलेटेड, कवर लेटर से रिलेटेड पढ़ेंगे, सो अभी बताना थोड़ा सेशन ज़ाया होने वाली बात है। रिलेटेड अभी अभी तक जो लेक्चर्स हो चुके हैं उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस है तो मुझे बता दें। जी बेटा, रेफरेंस ऐड करना बता दूँ अगेन? चलिए ठीक है, मैं अभी बता देती हूँ। कैसे पता लगेगा कि असाइनमेंट चेक हुई है? मैंने नीचे कमेंट्स दिया हुआ है हर असाइनमेंट के जो मैंने चेक की है, तो उस तरह से आपको पता चल जाएगा। विक्स पर ऑथर का नाम कैसे चेंज करें मैं बता चुकी हूँ, और रेफरेंसेस दोबारा रिपीट कर देती हूँ। गुड, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन ब्लॉग राइटिंग तो आप ब्लॉग राइटिंग कीजिए, लेकिन एक एक पैराग्राफ आपको टच करना चाहिए हर डोमेन को। नहीं, आप रेफरेंस दे दोगे तो प्लेजरिज्म नहीं आएगा। प्लेजरिज्म का मतलब होता है कॉपी पेस्ट करना चीज़ों को, और जहां से कॉपी पेस्ट किया है उसको क्रेडिट भी ना देना, तो ये होती है चोरी। इसको कंटेंट स्टीलिंग, प्लेजरिज्म कहते हैं। तो अगर आप रेफरेंस दे रहे हैं, बता रहे हैं कि मैंने इस इंसान से या इस बंदे का काम कोट किया हुआ है, तो फिर नहीं आता। नहीं, कीवर्ड डिफिकल्टी तो आप जो भी कीवर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी चेक करते हैं, और हेडिंग स्कोर सिर्फ H1 की ही चेक करते हैं जी। ऐसे ही है। हाँ बिल्कुल, आप कर दें, कोई मसला नहीं, आप असाइनमेंट चेक पोस्ट कर दें। यू हैव रिटन वॉट बेटा? एक्सप्लेन करें ना, व्हाट हैव यू रिटन जो आप दोबारा सेंड करना चाह रहे हैं। ग्राफिक के ब्लॉग पर कौन से आर्टिकल होते हैं? आप सर्च कर सकते हैं answerthepublic.com पे, आपको आइडियाज़ मिल जाएंगे। ट्रेंडिंग टॉपिक देख सकते हैं गूगल ट्रेंड्स पे। जी, यू कैन सेंड इट टू मी, नो वरीज। बेटा क्वेश्चन दोबारा पूछ लें, को बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं ना, आगे पीछे हो जाती हैं चीज़। रिफत आप दोबारा क्वेश्चन पूछ लो। हो जाते हैं, बिल्कुल हो जाते हैं।
कंटेंट राइटिंग या ब्लॉग किस प्लेटफॉर्म पे स्टार्ट करूं एंड व्हेन, ये कल, सॉरी, नेक्स्ट लेक्चर में आपको पता चल जाएगा। हम डिस्कस करेंगे सारे प्लेटफॉर्म जहां पे अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। नहीं, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि रैंक नहीं करना ना, एकेडमिक राइटिंग तो इन्फॉर्मेटिव पर्पसेस के लिए लिखा जाता है, तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप कीवर्ड रिसर्च करो। यस यू कैन। मोबाइल पर इंसर्ट का ऑप्शन बता दूं? इंसर्ट का ऑप्शन दिया हुआ होता है, जाना आप देखें एक दफ़ा दोबारा मोबाइल पे। एवरीथिंग इज गिवन। नहीं तो आप यूट्यूब से वीडियोस निकालें और देखें हाउ टू पोस्ट अ कंटेंट थ्रू, और हाउ टू डू एकेडमिक राइटिंग, और हाउ टू इंसर्ट रेफरेंसेस थ्रू मोबाइल फोन, तो आपको मिल जाएगा। ये टेक्निकल चीज़ें तो सर्च कर लिया करें। कल मैंने आपको बता दिया था मिनाहिल, आप दोबारा क्वेश्चन टाइप कर लें, मैं दोबारा बता देती हूँ। What is the main difference while writing blog and articles? There is none. Basically, blog is written on a website, article is written on, like, for the clients and for your own pleasure, but the format is same, Kiran. Format of writing an article and writing blog is same. It's just where you post or publish it makes it different. नहीं, बिल्कुल कोई इशू नहीं है, यू कैन शेयर इट इन द वर्ड फॉर्म। रेफरेंसेस दोबारा बता दूँ? ओके, मैं रेफरेंसेस दोबारा बता देती हूँ। लेट्स सपोज हम जाते हैं अपने पुराने डॉक्यूमेंट के ऊपर। ठीक है, मैंने एक पैराग्राफ कॉपी किया था और एक रेफरेंस दिया था, मैं एक और दो तीन पैराग्राफ्स और कॉपी करके रेफर कर देती हूँ, तो हमारे लिए इजी हो जाएगा। अच्छा जी, सो आई नीड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू डेंगी फीवर इन पाकिस्तान। ठीक है, सो मैं यहाँ पे रिपोर्ट्स को ओपन कर रही हूँ वन बाय वन, और मैं फिर इनको साइट करती जाऊंगी। WHO की हम एक दफ़ा ओपन कर चुके हैं, तो हम बार बार ओपन नहीं करेंगे। विल गो टू द डिफरेंट वेबसाइट्स। ठीक है, अच्छा, ये दो तीन चार पांच टैब्स ओपन हो चुके हैं, और इन्हीं पांच टैब से मैं इंफॉर्मेशन कट डाउन करूंगी और उसको रेफर करूंगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने ये पैराग्राफ लिया है, अब मैं कॉपी पेस्ट कर रही हूँ जस्ट सो दैट आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो जाए। आपने ऐसा कुछ नहीं करना। एक और बात, आप प्लेजरिज्म की बात कर रहे थे, तो प्लेजरिज्म तब भी आ जाता है जब आप कॉपी पेस्ट करते हैं और वर्ड्स में चेंजेस नहीं करते, फिर भी रेफरेंस डाल देते हैं। सो पहला स्टेप ये होता है कि आप इस सबको अपने वर्ड्स में रीराइट करें, उसके बाद आप यहाँ पे एंड में रेफरेंस दे दें, साइटेशन दे दें, तो फिर आपका प्लेजरिज्म नहीं आता। अगर आप कॉपी पेस्ट करके साइटेशन देंगे तो प्लेजरिज्म आ जाएगा। अच्छा, तो ये मैंने लिया है वेबसाइट से, टाइप है हमारी वेबसाइट, सो मैं यहाँ लिखूंगी वेबसाइट। अब मेरे पास ऑथर आ गया, सो सबसे पहले चेक करते हैं ऑथर कौन है इस वाली साइट का। सो लेट्स सी, अगर ऑथर गिवन है तो अच्छी बात है। गिवन बाय सदीका खान। ठीक है, तो मैं यहाँ से सदीका खान का नेम कॉपी कर रही हूँ, एंड आई एम गोइंग टू पेस्ट इट ओवर हियर। ठीक है, नेम ऑफ द वेब पेज, नेम ऑफ द वेबसाइट। नेम ऑफ द वेब पेज इज gavi.org और नेम ऑफ द साइट इज वैक्सीन्स वर्क। ठीक है, गैवी गैवी नाम है बेसिकली, और ये हमारा टाइटल आ गया। नेम ऑफ द वेब पेज गैवी। ठीक है, एंड नेम ऑफ द वेबसाइट ये है। अच्छा, अब ईयर और यूआरएल देख लेते हैं, ईयर मंथ डे एंड यूआरएल। अब ईयर गिवन है, ये यूआरएल है आपका, इसको कॉपी कर लेते हैं, और बाकी सब चीज़ें हम वर्बली याद करके लिख लेंगे, बिकॉज वी डोंट हैव मच टाइम। सो नवंबर 2022 18 यूआरएल पेस्ट कर दिया हमने। 2022 नवंबर 18। ठीक है, तो ये मैंने साइटेशन दे दी। अच्छा, नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन नाउ। अच्छा, अब इसको हम क्लोज कर देंगे। अब मैंने लिया है इस साइड से डेंगी का एक और पैराग्राफ, चलें थोड़ा नीचे चले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ ये तीन, हाँ ठीक है, तो मैं ये जो तीन तरीक़ेकार हैं इनको ले रही हूँ इन ऑर्डर टू, चलें जी यहाँ तक।
कॉपी, कॉपी हुआ ना, कॉपी। ठीक है, लेट्स मूविंग ऑन टू माय डॉक्यूमेंट अगेन। मैंने पेस्ट कर दिया, इट्स 53। अच्छा जी, जल्दी से साइटेशंस देख लेते हैं। रिलीफ वेब नाम है और ऑथर का नाम है शहजाद। ठीक है, पोस्टेड ऑन 29 सितंबर 2023। एंड में, इस सेंटेंस के एंड में साइटेशन ऐड करनी है। यूआरएल मैंने पेस्ट कर देना है। ठीक है, ऑथर का नाम था शहजाद, शहजाद। ठीक है, और नेम ऑफ द वेब पेज रिलीफ, टाइटल वाज समथिंग लाइक दैट आई थिंक, जो भी था खैर। 2023, मंथ वाज सितंबर, डे वाज 22 आई गेस, एंड नेम, इसका नेम चेक कर लेते हैं जल्दी से। पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट डेंगू अलर्ट, पोस्टेड ऑन 29 सितंबर। ओके, ये भी मैं गलती कर रही थी। सो यहाँ पे हम कर देंगे 29, यहाँ पे हम नेम दे देंगे एंड वी आर गुड टू गो। नेम ऑफ द वेबसाइट नहीं आया अभी तक, नहीं आ रहा, चलें हमें, यानी इसका मतलब है लिखना पड़ेगा पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। आ गया। इसके आगे कोलोन में दिया हुआ था अलर्ट, डेंगी थ्रेट अलर्ट। ठीक है, अच्छा अब ये मैंने 3 दे दी, और उसके बाद मैंने क्या करना है, कंक्लूजन लिख लिया, सारा कुछ लिख लिया। अब मैं इन तमाम साइटेशन को इकट्ठा, इन तमाम से रेफरेंस साइटेशन को रेफरेंस के तौर पे यहाँ दिखाऊंगी। तो इसके लिए मैंने क्या किया, मैं बिब्लियोग्राफी पे गई, ये बिब्लियोग्राफी, और ये रेफरेंसेस पे क्लिक कर दिया, ये वाले रेफरेंसेस पे। ठीक है, अगर वो कहते हैं कि बिब्लियोग्राफी प्रोवाइड करें तो आप ऊपर वाला करेंगे, वर्क साइटेड कह रहे हैं तो नीचे वाला करेंगे। यूजली रेफरेंसेस कहा जाता है, और मैं भी रेफरेंसेस ही डिमांड करी हूँ आपसे असाइनमेंट में। क्लियर्ड? जी बिल्कुल, आप यूट्यूब वीडियो पे देखें, आपको पता चल जाएगा कैसे करना है। नहीं, सो क्या आप ब्लॉग पे ना भी दो तो इट्स फाइन। जी जी, वेबसाइट नेम है, लेकिन आप 2 जगह पे उन्होंने पूछा हुआ है वेबसाइट एंड वेब नेम, तो आप एक जगह टाइटल लिख दीजिए, एक दफ़ा एक जगह साइट लिख दीजिए, नॉट अ बिग डील। वो लिख सकते हैं बेटा, लेकिन मोबाइल पे समझाने के लिए आई एम आस्किंग यू कि आप थोड़ा सा वो कर दीजिए, यूट्यूब वीडियो देख लीजिए एक। मैं आपके साथ लिस्ट शेयर कर चुकी हूँ प्रीवियस लेक्चर में बेटा। मैं दोबारा एसईओ राइटिंग की लिस्ट आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले आपने एक ऑप्टिमाइज हेडिंग लेनी होती है। ठीक है, नो, सबसे पहले आप एक अच्छा सा टॉपिक सेलेक्ट करते हैं, फिर आप उसके रिलेटेड कीवर्ड सेलेक्ट करते हैं, और उसके बाद आप एक अच्छा सा टाइटल लिखते हैं, इंट्रोडक्शन लिखते हैं, सब हेडिंग्स लिखते हैं। सब हेडिंग्स आपने जो देनी है वो भी, उनमें आपका कीवर्ड ज़रूर शामिल होना चाहिए। फिर आप इमेजेस डालते हैं अपने कंटेंट के अंदर, लिंक्स डालते हैं अपने कंटेंट के अंदर, कंक्लूजन देते हैं। दीज आर ऑल द पॉइंट्स ऑफ एसईओ कंटेंट राइटिंग। ऑन पेज एसईओ के सारे ये पॉइंट्स हैं। ओके, एनी मोर क्वेश्चंस बेटा? वी हैव 2 to 3 minutes आर लेफ्ट। कौन से लिंक्स बेटा? लिंक्स किस तरह से देते होते हैं? रिकॉर्डिंग, प्रीवियस लेक्चर की रिकॉर्डिंग में हर एक चीज़ एक्सप्लेन हुई हुई है कुरुतुलैन, आप एक दफ़ा उसे वॉच कर लें। स्टिल अगर आपकी कंफ्यूजन क्लियर नहीं हो रही तो डू लेट मी नो, मैं आपको दोबारा हर चीज़ एक्सप्लेन कर दूंगी। वी स्टिल हैव 1 लेक्चर आई गेस लेफ्ट, 1 or 2 लेक्चर। बेटा मेंशन कर दें अपनी असाइनमेंट में, मेरा नाम मेंशन कर दें, अगर चेक नहीं हुई हुई तो आपको पता चल जाएगा, चेक हुई हुई है तो आपको कंटेंट कमेंट नज़र आ जाएगा। ऑफ पेज एसईओ बेटा, ऑफ पेज एसईओ में आपका कोई काम है नहीं बेसिकली। फॉर एग्जांपल अगर ये देखूं, मैं इसको इंस्पेक्ट करती हूँ, आई होप इसका इंस्पेक्ट आ जाए। हाँ ये देखिए, तो जो ये वाला काम करते हैं ना, वो लोग करते हैं ऑफ पेज एसईओ के लोग, यानी बिल्डर्स, आपके जो डेवलपर्स होते हैं वो करते हैं। आपने सिर्फ मेक श्योर करना होता है कि आपकी हेडिंग H1 में आपका कीवर्ड इंक्लूड हुआ हुआ है,
H2 में आपका कीवर्ड इंक्लूड हुआ है या नहीं हुआ, आपने लिंक्स डाले हुए हैं कंटेंट में या नहीं डाले हुए, इमेजेस डाली हुई हैं या नहीं डाले हुए। तो ये सिर्फ आपका काम होता है। ऑफ पेज एसईओ वाले जो हैं वो ये सारी चीज़ों पे काम करते हैं, कोडिंग पे काम करते हैं, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो आपसे पूछ लेते हैं कि हमें मेंशन कर दें कि हेडिंग कहाँ पे है। ठीक है, दैट्स इट। ओके ओके, डोंट वरीज, आपकी व्हाट्सएप सपोर्ट होगी, डोंट वरी। जी जी बिल्कुल, विक्स पर जो आपने ब्लॉग पोस्ट किया है वो एज एन पोर्टफोलियो इस्तेमाल होगा, और आपने तकरीबन ऐसे ही 10 ब्लॉग्स अपलोड करने हैं विक्स के ऊपर टाइम टू टाइम, ताकि आपका एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो बन सके। सो जो नीश आपने सिलेक्ट की है उस नीश पे जॉब लेने के लिए ज़रूरी है कि 10 से 12 आर्टिकल आपने लिखे हुए हों। तो ये जो आपके पास 1-2 वीक्स हैं इनमें राइट आर्टिकल्स लिखते रहें और उनको पोस्ट करते रहें विक्स के ऊपर। ठीक है, और मेरे साथ लिंक शेयर कर दीजिएगा, पहला जो आप पोस्ट करेंगे मेरे पास फिर लिंक आ जाएगा, तो मैं भी देखती रहूंगी, कोई इश्यूज होंगे तो मैं वहां पे मेंशन कर दूंगी। नहीं, जी टेस्ट नहीं मिस होगा। मिस मायरा, सॉरी फॉर इंटरप्शन। मिस हो गया आपका लेक्चर मुकम्मल? जी जी, हम ऑफ करने लगे हैं। जी, एनी कंफ्यूजन, एनी क्वेश्चंस, डू लेट मी नो, अदरवाइज यू कैन राइट डाउन थैंक यू एंड यू कैन लेट मी नो कि आपने सेशन एंजॉय किया या नहीं किया। ऑल गुड एवरीबॉडी, चलें, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे, जजाकल्ला खैर। यस, आई एम डन मिस मायरा, थैंक यू, थैंक यू।